हम्म। कल लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? फ्लेम कलरेशन तक कर लिया था, कौन कलर देता है कौन नहीं देता है, और जो देता है वो कौन सा कलर देता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इनके कंपाउंड्स की, कि मतलब ऑक्साइड होगा तो कैसा होगा, किस तरीके का नेचर होगा, वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या होगा। इस तरीके की चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम एक ये भी बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड। ये चैप्टर कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं अपन कि पॉइंट्स पॉइंट्स में पढ़ा जाता है। पॉइंट्स पॉइंट्स का मतलब है कि एक एक पॉइंट को आप डिस्कस करते जाओ, और उसमें जो भी एक्सेप्शन हो उसको किसी और कलर से आप लिखते जाओ। ठीक है। जैसे एक सिंपल रूल होगा कि ऐसा बॉन्ड होता है, उसमें कुछ एक्सेप्शन होगा। जैसे अगर हम बात करें तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये इन जनरली ऐसे होते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बनाते हैं ये? आयनिक, इन जनरली। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये जो नेचर ऑफ बॉन्ड है इनका कैसे चेंज हो सकता है, कौन कोवलेंट बना सकता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो बेरिलियम में ये टेंडेंसी होती है कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बाकी आगे वाले जो होंगे जैसे स्ट्रॉन्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आपका रेडियम हो गया, ये जो होंगे आपके, ये सब क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। क्लियर है बात? और जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे, हाँ मैग्नीशियम में भी टेंडेंसी होती है, दोनों में होती है, बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों में होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है। उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी इंक्रीज करती है। क्योंकि जितना ज़्यादा वो आयन बनाने की कोशिश करेगा डाई पॉजिटिव आयन, उतना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी इंक्रीज करेगी। क्लियर? अब अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल। और अगर बात की जाए डेंसिटी की, और आपके हम्म, एक सेकेंड, डेंसिटी देखो बेसिकली होती क्या, अगर डेंसिटी की बात करो तो क्या होता है, मास m/v होता है ना डेंसिटी। ऐसे ही देखते हैं हम लोग। डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यही तो बोलते हैं। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल को अगर देखो,
तो यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता जाएगा, साइज डिक्रीज करेगा। आपको पता है साइज डिक्रीज करेगा तो जो मास होगा वो क्या होगा, कम एरिया में कम वॉल्यूम में वो होगा। ठीक है, तो अगर आपका एरिया या वॉल्यूम बोल लो आप, उसमें कम एरिया या कम वॉल्यूम में अगर वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर आप देखो तो डेंसिटी उसमें अगर देखो तो इंक्रीज करेगी। कैसे कि भाई अब नीचे वाली जो क्वांटिटी वॉल्यूम अगर यहाँ पे एल्कली में देखो तो वी एल्कली अगर ज़्यादा है और वी एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो कम है, ये वाला अगर कम है वैल्यू, तो इफेक्टिवली अगर हम देखें तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटा होता जाता है, और साइज जहाँ पे भी छोटा होगा एटम का, वहाँ पे डेंसिटी के बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसकी जो डेंसिटी होगी एल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो एल्कली अर्थ मेटल के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो अगर आप देखो तो हमने जो एक्टिविटी सीरीज लिखी थी उसमें क्या था, लिख बा सर का ना मैगल मंजन, इस तरीके से थे ना एलिमेंट। और आगे चलते जाएं अगर, तो यहाँ पे अगर देखो तो शुरू में कौन आ रहा है, लिथियम पोटेशियम ये आ रहे हैं ना, एल्कली मेटल आ गए। उसके बाद यहाँ पे ये कौन है, बेरियम और स्ट्रोंशियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम भी देख पा रहे हैं। तो अगर देखो तो लिथियम का सबसे ज़्यादा पूरे ईसीएस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है। ठीक है, उससे लेस निगेटिव, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे लेस निगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि लिथियम पोटेशियम, और उससे नीचे जाते हैं तो बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम फिर मैग्नीशियम, ये हमें मिलते हैं। मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल इसके बाद आता है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। मान लो इसका माइनस में कुछ, मान लो 5 है तो इसका माइनस में कुछ 3 होगा, इस तरीके से वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो शो करता है कि रिड्यूसिंग नेचर कैसा है। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा माइनस में होता है उसका कैरेक्टर होता है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है वो मेटल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं लिथियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में बेरियम स्ट्रोंशियम और ये जो कैल्शियम है उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कम यूज़ कर सकते हैं, लिथियम और पोटेशियम को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्लियर होती है इतनी बात? हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है बेसिकली, तो निगेटिव में वैल्यू उसकी कम हो रही है। जैसे मैंने बोला ना कि मान लो इसका -5 है और इसका -3 है, तो वैल्यू अगर देखो तो वैल्यू तो बढ़ रही है ना, -5 -3। हाँ, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए लिथियम को हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो, अब इनकी रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो रिएक्टिविटी में क्या है, जैसे जैसे हम लोग बेरिलियम टू बेरियम जाएंगे, ठीक है,
तो बेरिलियम टू बेरियम जब जाओगे तो बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। साइज अगर बहुत छोटा है और यहाँ पे साइज क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या कहोगे आप, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या इंक्रीज करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी नीचे जाओगे तो। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो इजीली वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, नीचे वाला एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। हायर देन एबव एलिमेंट। इतनी बात समझ आती है सबको? क्योंकि ये रिएक्ट कैसे कर रहा है, इन जनरली ये रिएक्ट करता है आयनिक बॉन्ड बना करके, ठीक है। तो अगर इन सब में हम देखें तो बेरिलियम लीस्ट रिएक्टिव होगा क्या, और लास्ट वाला बेरियम बोल दो या रेडियम को बोल दो, लास्ट वाले रेडियो एक्टिव वाले को ले लो, ये हाईली रिएक्टिव होगा इन सब में। क्लियर होती है बात? अब अगर हम लोग बात करें कि एल्कली मेटल के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल को देखें, रिएक्टिविटी को, जैसे यहाँ लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम आ गया, यहाँ पे आपका सोडियम है, यहाँ पे कौन आ गया, मैग्नीशियम। तो अगर इनके सामने सामने वालों को कंपेयर करना है तो यहाँ पे देखो 281 है, यहाँ पे क्या है 282 है। यहाँ पे अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, रेडियस कम होती है, रेडियस डिक्रीज करती है, रेडियस डिक्रीज करेगी तो आई क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और आई अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस हो गया टफ, प्रोसेस टफ तो रिएक्टिविटी लो, प्रोसेस क्या हो गया, टफ हो गया, तो रिएक्टिविटी उस चीज़ की क्या हो गई, लो हो गई, ये ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली अर्थ मेटल अगर आमने सामने वाले कंपेयर कर रहे हो आप तो एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी कम। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करो तो भाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर आता कैसे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, डाई पॉजिटिव आयन जो ये बनाता है उसी की वजह से तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आता है। जैसे मान लो Mg है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए, Mg+2 बना दिया, ठीक है। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेगा, जिसकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, वही क्या करेगा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दो कंडीशन है, लो IE होना चाहिए और दूसरी चीज होनी चाहिए हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का जितना ज़्यादा हाई निगेटिव वैल्यू होगा, मतलब निगेटिव में जिसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या लो IE हो। तो अगर आप कंपेयर करो, जैसे बेरिलियम से बेरियम तक जाओ, नीचे तक जाओ, रेडियम तक जाओ अगर,
तो आप देखोगे कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करेगा तो आई ई क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और आई अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब इसका क्या होना चाहिए, इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए। और ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऐसा होना चाहिए, है ना। ठीक। और आईई यहाँ पे लो हो रहा है। दूसरा, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर हमें पता हो तो उससे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सी मेटल आपकी अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सी गंदी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब यहाँ पे जो बात है वो ये क्या है, यहाँ पे बात ये है कि एल्कली मेटल ज़्यादा अच्छा काम करेगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ, ग्रुप वन जो होता है वो क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करें, भाई लिथियम को देख लो, सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करते हैं, क्योंकि लिथियम कई बार क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड। तो सोडियम और मैग्नीशियम को अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली बात, ईसीएस में अगर देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो सोडियम ऊपर आता है और मैग्नीशियम की पोजीशन नीचे होती है, मतलब इसकी हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा और इसका क्या होगा, इसके कंपैरिजन में लो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो जिसका हाई होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उसके कंपैरिजन में जिसका लो होगा वो क्या होगा, आपका बैड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये कंपैरेटिव है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर से अगर रिएक्शन होगा तो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है कि अल्कलाइन वर्ड जो यूज किया गया वो बेस के से यूज किया गया है ना, बेसिक जो नेचर में होते हैं उनके लिए अल्कलाइन वर्ड हम यूज करते हैं। और हम तो इसके नाम में ही अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल रहे हैं, इसका मतलब कि अगर इसको रिएक्ट कराते हो, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, इसको रिएक्ट कराते हो आप वाटर से, तो ये MgO बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं आपके हॉट वाटर या स्टीम से रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम के लिए हम लोगों को लेना पड़ता है बॉइलिंग वाटर या स्टीम लेना पड़ता है। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम आपका नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि बेरिलियम नहीं रिएक्ट कर पाता है वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। मैग्नीशियम जो होगा वो ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये रिएक्शन भी हो सकता है, ये हाइड्रोक्साइड बना ले और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों के फॉर्मेशन होते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें। बेरिलियम ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर कैल्शियम को देख लो तो कैल्शियम भी रिएक्ट करता है, ये बनाता है CaOH होल्टॉइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। ठीक है,
अगर हम बात करें जैसे मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो सेम होती है। जैसे अगर ये आपका मॉइस्चर इसको मिलता है तो मॉइस्चर के थ्रू मैग्नीशियम क्या करता है कि मैग्नीशियम वाटर के मॉइस्चर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर आ जाती है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, कोरोजन से सेव करेगी इसको। यही सेम प्रोसेस एल्युमिनियम में भी होता है। एल्युमिनियम अगर वाटर मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम भी Al2O3 बना लेता है और ये जो ऑक्साइड है इसकी लेयर आपकी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। क्लियर होती है बात मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की ये सिमिलरिटी। अब अगर हम बात करें एयर से रिएक्शन, तो एयर में पता है कि एयर के कंपोजिशन में CO2 भी होती है, N2 भी होता है, O2 भी होता है, अदर गैसेस भी होती है, मालूम है ना आपको सबको? हाँ जी। जैसे एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम मेटल अगर ऐसे खुला पड़ा हुआ है और एयर में मॉइस्चर इसको मिल गया, या आपने एयर के मॉइस्चर से तो नहीं, अगर आपने इसको हीट अप कर दिया, ठीक है, गर्म पानी से, ठीक है, तो गर्म पानी से अगर रिएक्ट कर रहा है ये, या ऐसे भी बना लेता है ये एल्युमिनियम ऐसे पड़ा हुआ आपने वॉश करके रखा कोई एल्युमिनियम का पॉट, ठीक है, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो थोड़ा सा ब्लैक सा हो जाता है। तो ब्लैक सा होता कैसे है कि एल्युमिनियम एयर के मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, Al2O3 बना लेता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ये जो Al2O3 होता है ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये Al2O3 थोड़ा सा ब्लैकिश आपको दिखाई देगा और एल्युमिनियम की जो शाइन है वो ख़त्म सी होगी, और उसके बाद अगर फिर से ऑक्सीजन आता है उससे रिएक्ट करने के लिए तो ये प्रोटेक्ट करता है उसको कि और इसको मेटल को ख़राब नहीं होने देता है, कोरोजन से बचाता है। क्लियर हुई बात हेमांग जो आपने पूछा था, या कुछ और पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ, उस एक एक्टिविटी आपके इसमें NCERT में दिया होगा, 9th या 10th में है ना, किसमें है? या 11th में? किसी में ये, हाँ किसी में ये एक्टिविटी दी हुई है कि आपको अगर इसको वो करना है तो आप क्या करते हो, पहले किसी उससे जिससे कि वो ऑक्साइड की लेयर हट जाती है तब उसको बर्न करते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि एयर से कैसे रिएक्ट करेगा और कौन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो केवल बेरिलियम और मैग्नीशियम ये जो होते हैं ये अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और बाकी सारे जो होते हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो कैसे रिएक्ट करते हैं ये बात करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बेरिलियम की बात करें तो ये एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके BeO बना ले। बेरिलियम की अगर बात करें तो एयर के नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करता है ये और Be3N2 बनाता है। ये बेरिलियम ऑक्साइड है और ये है बेरिलियम नाइट्राइड।
ऐसा ही सेम पैटर्न शो करता है मैग्नीशियम भी। मैग्नीशियम को भी जब एयर में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बनाता है, और मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। तो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम का सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन है। क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, एक पॉइंट याद रखेंगे कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा गया है, कि जो ये बेरिलियम का ऑक्साइड है और बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब समझते हैं? क्या मतलब होता है एम्फोटेरिक का? हाँ, इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी होगी और इनमें कैसी प्रॉपर्टी होगी? बेसिक प्रॉपर्टी भी होगी। एसिडिक एसिड से भी रिएक्ट करेगा, जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो बोलेंगे कि बेस है, और जब बेस से रिएक्ट करेगा तो बोलेंगे कि एसिड है। तो इन दोनों में एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ये दोनों आपसे कई 3-4 ऑप्शन बना करके ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कैल्शियम की, बेरियम की, स्ट्रॉन्शियम की, इनकी अगर बात करो तो ये क्या करते हैं, एयर से जब रिएक्ट करेंगे तो CaO बना लेंगे। ऐसे ही बेरियम जब रिएक्ट करेगा तो BaO बना लेगा। ऐसे ही स्ट्रॉन्शियम जब रिएक्ट करेगा तो SrO बना लेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो लेयर होगी ये ऑक्साइड की लेयर इनके ऊपर आ जाएगी। क्यों? ये ऑक्साइड की लेयर जो बन जाती है इसकी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको हम लोगों को प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से इसको हम लोगों को पैराफिन में रखना पड़ता है इन एलिमेंट को। अगर हम लोग पैराफिन में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर क्रिएट हो जाएगी और ऑक्साइड की लेयर जो होगी उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब देखो, ये जो नाइट्राइड बनता है इस रिएक्शन में, पिछले रिएक्शन में जो हमने नाइट्राइड बनाया, बेरिलियम का भी बनाया और मैग्नीशियम का भी बनाया है ना, Mg3N2 Be3N2। इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या प्रोडक्ट बनता है इसकी बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम के नाइट्राइड का, कैल्शियम के नाइट्राइड का, इनका क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कैल्शियम के नाइट्राइड का कई बार पूछा गया। जैसे मान लो हमने बोला Be3N2 है हमारे पास, बेरिलियम का नाइट्राइड है। अगर इसको हीटअप करते हो, गर्म करते हो, तो क्या मिलता है? तो हम बताएंगे कि ये बेरिलियम और नाइट्रोजन में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे पास कैल्शियम का नाइट्राइड है, Ca3N2 अगर है हमारे पास, इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, तो हाइड्रोलिसिस में आपको पता है कि क्या होता है, Ca+2 और ये N-3 होगा, ठीक है। ये 3 आयंस हैं, ये 2 आयंस हैं, इस तरीके से आयंस है। यहाँ पे H+ और OH- होगा, 6H+ होंगे, 6OH- होंगे। यही तो ब्रेक करोगे तो बनेगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये जो होगा आपका इसके साथ अटैच होगा, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ।
तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है CaOH होल ट्वाइस, और ये N और ये H जो होते हैं ये मिल करके अमोनिया बना लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर कैल्शियम के नाइट्राइड को आप यूज करो तो आप उसके नाइट्राइड को यूज करके अमोनिया प्रोडक्शन कर सकते हो। कैसे? उसके नाइट्राइड की करा दो हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड की बात कर रहे हैं, कौन बनाएगा परऑक्साइड? परऑक्साइड की अगर बात करें तो देखो, परऑक्साइड का जो आयन होता है वो होता है O2-2। ठीक है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, और कभी भी अगर हम लोग बात करें कि कौन किस तरीके से, जो आपके आयंस होते हैं वो एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसमें हमेशा एक बेसिक प्रिंसिपल काम करता है कि अगर छोटा आयन है तो वो छोटे आयन को अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा, अगर बड़ा कोई आयन है तो उसके साथ बड़े आयन्स, मतलब बड़ा निगेटिव आयन है, ये आपका लार्ज एनायन है, तो ये लार्ज कैटायन को ही अट्रैक्ट करेगा, मतलब लार्ज कैटायन के साथ ही बैलेंस बना सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेरिलियम छोटा है, मैग्नीशियम छोटा है, तो ये सब जो होते हैं ये आपके परऑक्साइड नहीं बनाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये परऑक्साइड नहीं बनाते हैं। लेकिन जैसे ही और आगे हम लोग जाते हैं, स्ट्रॉन्शियम पे जाते हैं, बेरियम पे जाते हैं, रेडियम की बात नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो ये परऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ये बड़ा साइज हो गया, इसकी वजह से ये O2-2 के साथ अटैच हो सकता है और परऑक्साइड बनाएगा। तो परऑक्साइड बनता कैसे है? सबसे पहले बेरियम का अगर ऑक्साइड है तो वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, टेम्परेचर हाई लेते हैं 773 केल्विन टेम्परेचर पे, अगर इसको रिएक्ट कराओ तो ये BaO2 बना लेता है, बेरियम का परऑक्साइड। यही सेम रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड के साथ, यहाँ पे भी टेम्परेचर और प्रेशर हाई होते हैं, यहाँ पे भी बन जाता है SrO2 परऑक्साइड। क्लियर है? अब ये तो सिंपल प्रोसेस से हमने बना लिया। देखो, अगर ऑक्साइड और परऑक्साइड किसी भी एलिमेंट के कंपेयर किए जाएं तो ऑक्सीजन का कंटेंट किस में ज़्यादा होगा? ये BaO है और BaO2 है, ऑक्सीजन का परसेंटेज किस में ज़्यादा है? अमाउंट ऑक्सीजन का ऑक्साइड में ज़्यादा है या परऑक्साइड में ज़्यादा है? जल्दी से बताइए। किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्साइड है या उसी एलिमेंट का अगर परऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट किस में ज़्यादा है? जैसे बेरियम का ऑक्साइड है, ठीक है, और बेरियम का परऑक्साइड है, दोनों के फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपको। अब इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज किस में ज़्यादा है, ऑक्साइड में या परऑक्साइड में, ये पूछ रही हूँ। परऑक्साइड में सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पे बेरियम के एक एटम के साथ ऑक्सीजन का एक अटैच है, और यहाँ पे अगर बोल लो तो एक के साथ 2 अटैच है, तो ऑक्सीजन परसेंटेज हाई है ना। कैसे बनाया हमने? ऑक्साइड से परऑक्साइड, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया हाई टेम्परेचर पे, तो परऑक्साइड बन गया। ठीक, सिंपल प्रोसेस था। यही काम अगर हमें कैल्शियम के लिए करना है तो कैल्शियम के लिए इतना इजी प्रोसेस नहीं होता।
इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कैल्शियम का लीजिए हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इससे रिएक्शन कराना पड़ता है। तो यहाँ पे बनता है CaO2.2H2। अब इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है और हमें चाहिए CaO2 केवल। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब इसको हम लोग इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इवेपोरेट करके हटा देते हैं, निकाल दिया जाता है और फिर हमें जाके मिलता है CaO2। क्लियर है? अब जैसे बेरियम का परऑक्साइड है BaO2, इसको अगर ट्रीट कर दो एसिड के साथ, HCl भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो। तो बेरियम का परऑक्साइड HCl के साथ अगर ट्रीट किया जाता है तो BaCl2 बना लेता है और H2O2 बना लेता है। ये हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था हाइड्रोजन परऑक्साइड के फॉर्मेशन में। मतलब कैल्शियम के परऑक्साइड को बनाने के लिए हमने H2O2 को यूज किया और बेरियम के परऑक्साइड को यूज करके हमने H2O2 बनाया भी। क्लियर है? अब अगर हम बात करें हैलोजन से कैसे रिएक्ट करता है, तो हैलोजन हो गया आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की रिएक्शन थोड़ा कम ही पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं। ज़्यादातर हम लोग इन जनरल वे में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे। कैसे रिएक्शन होगा, क्योंकि भाई M+X2 अगर देखो तो MX2 बनना चाहिए, क्लोराइड बनना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया सपोज Mg ले लिया, सपोज Cl2 से रिएक्ट करा दो तो MgCl2 बनना चाहिए। इस तरीके से रिएक्शन होता है। इसमें आपका अगर हम देखें तो कौन कौन कैसे कैसे रिएक्ट करता है। जैसे मान लो हमको BeF2 बनाना है सपोज, तो BeF2 कैसे बनता है, BeF2 प्रिपेयर करना है हमको। BeF2 बनाने के लिए हम बेरियम का पहले ऑक्साइड लेते हैं, फिर उसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं और HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। जब इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, अमोनियम BeF4 बन जाता है। और इसको फिर से हम लोग हीट अप करते हैं। जब हीट करते हैं इसको तो हमें BeF2 मिलता है और बाकी सारा NH4F अलग हो जाता है। यह है BeF2 का प्रिपरेशन। तो इसका मतलब BeF2 ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाएगा कि आपने B और F2 को मिला दिया और BeF2 बन गया, नहीं, इतना सिंपल रिएक्शन नहीं होगा। क्या होता है, बेरियम का ऑक्साइड लेते हो, अमोनिया से रिएक्शन कराते हो, उसका HF यूज करते हो, तो आपका एक कॉम्प्लेक्स, एक आपका कंपाउंड बनेगा। उसको आप हीटअप करोगे तब जा करके आपको BeF2 मिलेगा। ठीक है? अब अगर हमें दूसरा है BeCl2 प्रिपेयर करना है तो BeCl2 के लिए हमें क्लोरीन यूज करना है। यहाँ पे हम बेरिलियम का ऑक्साइड ले लें, कार्बन ले लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है BeCl2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ले लें CCl4, ये रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ देते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देते हैं। अब बात करें अगर हम लोग कि हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट कराओगे, हाइड्रोजन से फॉर्म क्या बनेगा, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन अगर हम देखें
तो हाइड्रोजन से सबसे पहली बात बनता है हाइड्राइड, और हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। इतना याद रखना है कि हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सारे कंपाउंड्स में +1 होता है, लेकिन अगर हाइड्राइड की बात करो तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, -1। किसी भी मेटल को ले लो, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो, हीट कर दो, MH2 बन जाएगा, इसको हाइड्राइड बोलेंगे। मेटल की जगह पे होगा क्या क्या, मैग्नीशियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, स्ट्रोंशियम ले सकते हो, बेरियम ले सकते हो। इसका मतलब बेरिलियम नहीं ले सकते, बेरिलियम शुरू वाला है, ये रिएक्शन बेरिलियम नहीं देगा। तो बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना है तो कोई और प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, ये प्रोसेस नहीं चलेगा कि सीधे आपने हाइड्रोजन के साथ हीट कर दिया और आपको हाइड्राइड मिल गया। इसके लिए क्या करते हैं, बेरिलियम का क्लोराइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन LiAlH4 से कराते हैं, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई भी चीज़ जो रिड्यूसिंग एजेंट होती है वो क्या करती है, वो दूसरे को हाइड्रोजन सप्लाई करती है। उसमें वो होते हैं, उसमें क्वालिटी होती है कि वो हाइड्रोजन सप्लाई करती है, हाइड्रोजन का सोर्स होती है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये हाइड्रोजन का सोर्स होता है, ये हाइड्रोजन इसको दे देगा और यहाँ पे बन जाएगा BeH2, और यहाँ से अगर हम देखें तो LiCl बन जाएगा और AlCl3 क्रिएट होगा। BH2 हमारा बेरिलियम हाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर होती है बात? अब ये जो BH2 है इसको अगर देखो और अगर हम MgH2 को ले लें, मैग्नीशियम का हाइड्राइड ले लें, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट का मतलब कैसी बॉन्डिंग होगी, BH सिंगल बॉन्ड H, Mg के साथ H सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कैसे कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसमें। बाकी जितने हाइड्राइड होंगे जैसे कैल्शियम का हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम का हाइड्राइड, रेडियम का हाइड्राइड, ये सारे के सारे कैसे होंगे, आयनिक होंगे। केवल बेरिलियम और मैग्नीशियम के कैसे होंगे, कोवेलेंट। क्लियर? अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो BH2 किस तरीके का मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहा है। BH2 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सिंगल बॉन्ड केवल बना रहा है। बेरिलियम के लास्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन 2, और अगर इसने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया तो इसके पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 इसके खुद के और 2 इधर से हाइड्रोजन से ले लिए, तो ये जो होता है ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होता है। जबकि सेंट्रल एटम के पास या किसी भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट होना चाहिए ना। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको मैंने बताया था लुईस एसिड भी कहते हैं। क्लियर होती है इतनी बात? BH2 को भी हम लुईस एसिड कह सकते हैं, MgH2 को भी हम लुईस एसिड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो अपनी डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए ये करता क्या है, ये एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग करता है। उसमें क्या होता है कि इसके कई सारे मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं और पॉलीमर बनाता है। तो BH2 के
कई सारे यूनिट्स, एन यूनिट्स बोल सकते हैं, आपस में अटैच होकर के BH2 का पॉलीमर बनाते हैं। ये मोनोमर है और इसके कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होके इन्होंने बना लिया पॉलीमर। और इसमें एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। सुना है कभी? बनाना बॉन्ड के बारे में सुना है कभी? बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड ऐसे लिखा होता है। अब इसका मतलब समझाते हैं, देखो कैसे बनाएगा BH2। अगर हम लोग देखें तो BH2 के एक मॉलिक्यूल को हम ऐसे देख सकते हैं क्या? ये एक BH2 है, देख पा रहे हैं सब लोग? दूसरा एक BeH2 मान लो ऐसे हो, तीसरा ऐसे, ये आपस में आकर के अटैच हो रहे हैं। अब अटैच हो रहे हैं तो कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा तभी तो अटैच होंगे। आपस में अगर कोई बॉन्डिंग होगी तभी तो अटैचमेंट होगा। यस और नो? ठीक है। अब देखो बॉन्डिंग होती किस तरीके की है। यहाँ पे भी बॉन्ड दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखेगा, फिर यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी, ऐसे BH2 जुड़ते जा रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं। ये एक BH2 था, फिर दूसरा BH2, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है। हुआ कैसे बॉन्डिंग? बनाना बॉन्डिंग क्यों बोला इसको, और किस तरीके का हमें दिखाई देता है? देखो, हमने बोला कि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यही बोला ना। और हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मालूम है सबको। ठीक। अब नेक्स्ट बेरिलियम को हम शो करते हैं। नेक्स्ट बेरिलियम ये है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब देखो, ये बेरिलियम इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड अगर बनाता है तो कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा। ये हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये बेरिलियम इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। फिर ये वाला ऐसे ही करेगा। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो ऐसी दिख रही है। अब होता क्या है कि ये जो बेरिलियम है, इसके पास इधर वाले हाइड्रोजन को यूज करने के बाद भी 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। ठीक है। तो क्या करता है कि एक पोजीशन ऐसी आती है कि यहाँ पे जो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी इधर यूज हो जाते हैं। अब वो यूज कैसे होते हैं? वो तो बेचारे इधर भी यूज हो रहे हैं, तो इधर भी कैसे यूज होंगे? ऐसे यूज होते हैं कि जब इधर वाले हाइड्रोजन को ज़रूरत है, इधर वाले हाइड्रोजन को ज़रूरत है, या इधर वाले हाइड्रोजन से अटैच होना है इसको, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और इसके साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पे भी बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके की कोई बॉन्ड सिचुएशन क्रिएट होती है कि इसमें यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके इस 3 सेंटर पे अटैच होते हैं। 1, 2, 3 सेंटर में यूज होते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब ऐसा बॉन्ड बनेगा जिसमें 3 एटम्स इन्वॉल्व होंगे। अभी तक हमने जो बॉन्ड बनते हुए देखे थे उसमें 1 2 1 2 1 2 2 एटम इन्वॉल्व होते थे। यहाँ पे 3 एटम्स इन्वॉल्व होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको और अच्छे तरीके से बना के दिखाऊं मैं, BH2 का स्ट्रक्चर। BE BE BE
बनाना बना देती हूँ, बनाना बनाना। आज कुछ लोग क्लास में क्यों नहीं आए? मतलब आप लोग तो आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूज हो गए कि आज क्लास नहीं है? क्यों बच्चा पार्टी? कह नहीं सकते। आप बोलेंगे हम तो आए हैं, तो हमसे ही मैडम क्यों पूछ रही हैं? जो आया उससे क्यों पूछ रहे हैं? जो नहीं आया उससे पूछना चाहिए। सही बात है, आपकी बात तो एकदम। मैं तो अपने बारे में ही बता सकती हूँ, दूसरे के बारे में कैसे बता सकते हैं? ये देख रहे हो BH2 का मॉलिक्यूल? देख पा रहे हो? ये एक BH2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये दूसरा BH2 का मॉलिक्यूल है। एक ऐसे BH2 है और एक ऐसे मान लो BH2, ये वाला है। एक ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों आपस में किस तरीके से अटैच होंगे? ये BH2 यहाँ पे है, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका खुद का है और एक इस बेरिलियम का है, ठीक। इस बेरिलियम को अगर देखो तो इस बेरिलियम के पास यहाँ पे भी, इसके पास भी आपके आ, आ, इधर वाले को अगर देखो, इस हाइड्रोजन को भी अगर देखो, बीच वाले को, तो इसके पास भी एक खुद का इलेक्ट्रॉन होगा और एक इस बेरिलियम से लेगा, ठीक है। तो अगर ये आपका जिस भी बेरिलियम से अटैच है उससे लेता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर सेकंड वाले बेरिलियम को भी यूज करवाता है ये, तो इस तरीके की एक बॉन्डिंग बनती है। अगर ये शेप आप देखो तो बनाना लाइक शेप दिखाई दे रहा है आपको? देख पा रहे हो बनाना लाइक शेप? तो ये जो बनाना लाइक शेप है, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। और इसमें एक दो तीन, ये थ्री एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए बोलते हैं थ्री सेंटर्ड। और इन थ्री एटम्स के इन्वॉल्वमेंट में केवल दो इलेक्ट्रॉन, वन टू, ये दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, इसलिए बोलते हैं टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका कोई और अच्छा सा पिक्चर दिखाते हैं, बड़ा सा। तो B2H6 का है, ये BeCl2 का है, BH2 का है। एक BH2 ये है, एक BH2 ये है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये है, इसको ऐसे करके दिखाते हैं पहले। एक दूसरा मॉलिक्यूल ये तो ओरिजिनल है। अब ये आपस में अटैच होंगे, कैसे कैसे देखो। ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में। ये तो ओरिजिनल अकेले अकेले जब होंगे तो ऐसा बॉन्डिंग होगा इनके बीच में, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन, इस बेरिलियम के लास्ट में दो थे, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन से ले लेता है तो BH2 बन जाता है। इस हाइड्रोजन के पास एक ही था, एक इससे बेरिलियम से लेता है तो बॉन्ड बना लेता है सिंगल सिंगल। ये बॉन्डिंग सबको क्लियर होती है। ये मान लो पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये आपस में कैसे अटैच होंगे देखो। ये जो हाइड्रोजन है इसको इस बेरिलियम से अटैच होना है, इस हाइड्रोजन को इस बेरिलियम से अटैच होना है। इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी एक बेरिलियम का है, एक इस हाइड्रोजन का। तो ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन कभी तो यहाँ पे रहते हैं और कभी ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, इस पोजीशन। ये पोजीशन देख रहे हो? देख पा रहे हो? ठीक। तो एक आप बोल सकते हो एक रेजोनेंस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, रेजोनेंस नहीं बोलते हैं एग्जैक्टली,
लेकिन कह सकते हैं कि एक रेजोनेंस तरीके की चीज़ दिखाई दे रही है। अब आप बोलोगे कि इन दो इलेक्ट्रॉन को जब मैम आप यहाँ से उठा करके इधर पे दे देते हो, इस बेरिलियम से शेयर करवा देते हो, तो जब इस बेरिलियम से आप शेयर करवा दे रहे हो तो फिर यहाँ का तो बॉन्ड टूट जाना चाहिए, है ना? ठीक, लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूटता है, ये एक टेम्परेरी काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। ठीक है, जैसे कहीं पे होता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जोड़ तोड़ करके कुछ नया चीज़ बना लिया गया और फिर से वो अपने ओरिजिनल चीज़ में चला गया, ओरिजिनल उसमें पहुंच गया। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। एक ये BH2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा BH2 का मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो अरेंजमेंट कैसे चेंज होता है? अरेंजमेंट इस तरीके से चेंज होता है कि इसका अगर एक हाइड्रोजन है, उसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो इलेक्ट्रॉन कभी तो इस बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच में रहते हैं और कभी ये सेकंड वाले जो उसके जस्ट बगल वाला मॉलिक्यूल है उसके बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अब बेसिकली अगर देखो तो 1 2 3, अगर इन 3 एटम्स के बीच की बॉन्डिंग को ऑब्जर्व किया जाए तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इन तीनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि यही दो इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर पे आ गए, मतलब इसके इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। यही 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी यूज हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। फिर दूसरी बात, 1 2 3 3 एटम्स यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड बॉन्ड। और इस तरीके से जो शेप बनता है वो बनाना लाइक बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। क्लियर हुई बात? अब देखो, ध्यान से देखना। अब हमने बोला कि अच्छा भाई ये तो इधर से ऐसे अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही इलेक्ट्रॉन इधर पे गया। अब दूसरी चीज, ये सेकंड वाले पे भी जो ये हाइड्रोजन है ये भी यही काम करता है, इधर वाले बेरिलियम से अटैच होता है। कैसे अटैच होगा भाई? किसी भी दो एटम के बीच में अगर अटैचमेंट होना है तो इलेक्ट्रॉन आना है बीच में। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आएगा, या तो लिया दिया जाए या शेयर किया जाए या शिफ्टिंग हो, ऐसा कुछ होगा तभी बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी वही सेम चीज होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों पेयर, ये वाले, ये यहाँ पे आ जाते हैं। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ पे भी यही चीज होती है कि भाई 1 2 3 सेंटर्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यही यूज हो रहे हैं। क्लियर? तो ऊपर और नीचे ये देखो, यहाँ पे बॉन्डिंग को अगर देखो तो कैसे दिखा दिया गया? BH2 को ये दोनों तरफ से दिखाया गया, देख पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर आप देखो B को देखो ध्यान से, तो एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, 4, इधर से 6, इधर से 8। तो बेरिलियम के ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिखता है क्या भाई? ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली अटैच हो क्यों रहा है? अल्टीमेटली अटैच इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बेरिलियम के पास ऑक्टेट की कमी है, वो ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये अटैच हो रहा है। तो अगर हम देखें इसको ध्यान से तो बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ हमें दिखता है। अब आप बोलोगे कि यही इलेक्ट्रॉन तो इधर पे जा रहा है तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है? आप एक ही इलेक्ट्रॉन को 2 जगह कैसे काउंट कर सकते हो, है ना? तो दिखता है, ऐसा होता नहीं है, दिखता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं। तो एक रेजोनेंस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बॉन्ड बनता है इस तरीके से हमें दिखाई देता है, बनाना लाइक, इसलिए बनाना बॉन्ड बोलते हैं। 3 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब ये बेरिलियम तो करता है, लेकिन अगर कैल्शियम और इसकी बात करो, मैग्नीशियम भी कर सकता है, ऐसा ही पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना सकता है। लेकिन अगर कैल्शियम की बात करो, बाकी सब की बात करो, तो वो ऐसा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है। जब साइज बड़ा हो जाता है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच होने में प्रॉब्लम नहीं आती है,
जब साइज बड़ा हो जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो इस तरीके की बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर? तो CaH2 को ले लो, SrH2 को ले लो और BaH2 को ले लो। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है ही नहीं, शेयरिंग का कोई चक्कर नहीं है, आयनिक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे कोई भी पॉलीमराइजेशन नहीं होता। ठीक है। अब ये जो CaH2 है, जैसे इसकी वाटर से अगर रिएक्शन करा दो तो ये फटाफट से क्या करता है, ये CaH2 CaOH होल ट्वाइस बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। और हाइड्रोजन गैस जो भी रिएक्शन रिलीज करेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन वो यूज हो जाएगी किसी को रिड्यूस करने में। तो ये जो होता है ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है वाटर से रिएक्ट करने के बाद। इसको हम लोग बोलते हैं, नाम लेते हैं इसको हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बात करो कि भाई कार्बाइड क्या होता है इसका, तो कार्बाइड में हमें कुछ रिएक्शंस याद रखने हैं। जैसे बेरिलियम का कार्बाइड है, ये रिएक्शन तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कैसे बना। बेरिलियम कार्बाइड का यूज इम्पॉर्टेंट है कि कैसे यूज करेंगे इसको। बेरिलियम कार्बाइड को जब भी, ये बेरिलियम कार्बाइड है B2C, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेरिलियम कार्बाइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और मीथेन बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्यूमिनियम का कार्बाइड ले लें Al4C3, तो ये भी सेम टू सेम रिएक्शन देता है और ये भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और CH4 बनाता है, मीथेन। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की ये क्या हो गई, सिमिलरिटी हो गई, कह सकते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। दोनों के कार्बाइड की अगर हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम का कार्बाइड ले लो Mg2C3, तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग तो मीथेन ना बन करके प्रोपाइन बनता है। ये तो हाइड्रोक्साइड ही बनेगा सेकेंड प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रिएट होता है प्रोपाइन। ये कार्बाइड के रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एल्केन एल्काइन बनता है। यहाँ पे एल्केन बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्काइन बन रहा है। इसी तरीके से अगर कैल्शियम का कार्बाइड ले लो CaC2, तो इससे एसिटाइलिन बनता है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम से ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। और बेरिलियम और एल्युमिनियम से सिंगल बॉन्ड वाला क्या बन रहा है, मीथेन। ठीक। अब एक और रिएक्शन कार्बाइड का इंपॉर्टेंट है। जब कैल्शियम कार्बाइड को लो आप और इसको नाइट्रोजन से रिएक्ट करा दो तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, इसको बोलते हैं CaCN2, कैल्शियम साइनेमाइड। और कार्बन अलग करता है, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम साइनेमाइड। और ये कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन का ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को स्पेशल नाम देते हैं, बोलते हैं नाइट्रोलिम। ये जो नाइट्रोलिम है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। क्लियर है बात। तो XYZ करके कोई क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई कार्बाइड है, नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है
और फिर उसके बाद वो बनाता है एक कंपाउंड जो यूज़ होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की तरह। तो वो कार्बाइड कौन सा हो सकता है? तो आप क्या गेस कर सकते हो कि वो कैल्शियम कार्बाइड हो सकता है, जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का मिक्सचर बनाएगा, जिसको हम लोग नाइट्रोलिम बोलते हैं, और यही आपका फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे भी यूजेस आते हैं बीच बीच में चैप्टर के, वहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा खुला सा होना चाहिए, किसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आजकल यूजेस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं क्वेश्चंस को फ्रेम करने में। ठीक है, अब ये जो हमारा कैल्शियम साइनेमाइड है, इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कराते ही ये जो नाइट्रोजन होता है ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और CaCO3 बनता है। तो जब कभी भी ये जब कभी भी ये नाइट्रोलिम यूज़ किया जाता है एज फर्टिलाइज़र, तो आपको पता है कि फर्टिलाइज़र कहाँ पे, लैंड पे ही तो यूज़ किया जाएगा। मान लो ये नाइट्रोलियम डाला गया यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद हम क्या देखेंगे, मान लो आपने पानी का छिड़काव किया, ठीक है, वाटर आपने पोर किया इसमें, या रेन वाटर आया कहीं से भी, जहाँ से भी उस लैंड को अगर पानी मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो नाइट्रोलियम का कैल्शियम साइनेमाइड है, ये धीरे धीरे ये रिएक्शन शो करता है और अमोनिया प्रोड्यूस होती है और CaCO3 बन जाता है लाइम स्टोन। तो ये जो अमोनिया प्रोड्यूस होगी, थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर आप उन प्लेसेस पे आप जाते हो, तो आपको ये अमोनिया की स्मेल, आपको जहाँ पे भी नाइट्रोलिम का को डाला गया वहाँ पे कुछ सालों में आप देखोगे, कुछ ईयर्स में, कि ये अमोनिया की स्मेल आती है। ठीक है, अमोनिया की स्मेल बड़ी गंदी सी स्मेल होती है। जहाँ पे भी आपके यूरिनल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ऐसा गंदा सा स्मेल आता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एसिड के साथ रिएक्शन में, तो एसिड के साथ रिएक्शन में कुछ भी खास बात नहीं है, सारे एक ही तरह रिएक्ट करते हैं। बेरिलियम भी, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, स्ट्रोंशियम भी, बेरियम भी, सब के सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सिंपल रिएक्शन होगा बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अगर बेस से रिएक्शन करा दो, बी का नेचर थोड़ा सा एम्फोटेरिक होता है, इसलिए अगर हम लोग इसकी रिएक्शन बेस से करवा दें, भाई एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से अगर करवा दो, तो ये बना लेता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और हाइड्रोजन फिर भी रिलीज करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ये Na2BOH होल 4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं इसको। ठीक है, टाइम बता दीजिए जरा। 4:21 हो गया। चलो ये क्लास पॉइंट बता के क्लास खत्म कर देते हैं आपकी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, वो नेक्स्ट बात है अपनी कि जब इसको अमोनिया सॉल्यूशन में डिप करोगे, अमोनिया सॉल्यूशन से जब रिएक्ट कराओगे आप, एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड अमोनिया से जब आप रिएक्ट कराते हो, तो आपको बताया था मैंने कि लिक्विड अमोनिया से एल्कली अर्थ मेटल जो होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, और वो किस वजह से होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है, क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं, उनकी वजह से ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। और अगर आप कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ा दो, मतलब अमोनिया और ज़्यादा यूज़ कर दो, इंक्रीज कर दो, तो सॉल्यूशन आपको ब्रॉन्ज कलर का मिलता है। क्योंकि क्या होता है इसमें, फिर मेटल के क्लस्टर बन जाते हैं।
मतलब वो जो मेटल के आयन होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे, वो आपस में अटैच होकर के क्लस्टर बना लेंगे जो ब्रॉन्ज कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर अमोनिया का सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, लाइट कंसंट्रेशन में है, तो सोल्यूशन आपको ब्लू दिखाई देगा। कई बार पूछा गया है असर्शन रीजन में स्टेटमेंट बना करके कि किसकी वजह से ये ब्लू कलर दिखाई देता है, तो आप बताएंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक। अब इसमें हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल के कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कार्बोनेट रह गया, जैसे आपका सल्फेट रह गया। और इन कार्बोनेट सल्फेट में कौन कौन सॉल्युबल सल्फेट बनाता है, कौन कौन इनसॉल्युबल बनाता है, और सबसे ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितने भी कंपैरेटिव क्वेश्चन है, 2 या 4 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, उसको हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट रन पे उसको करने के बाद हमें कंपाउंड करने हैं, कंपाउंड के बाद ये खत्म हो जाएगा अपना एस। ठीक है। तो कल आपकी प्रॉब्लम क्लास है, जिसको केमिकल बॉन्डिंग में कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लेगा, और बाकी नेक्स्ट टर्न पे